नमस्कार। भारत ने छुआ एक नया अचीवमेंट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं, सबकी टोटल एवैल्यूएशन $4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई, पहली बार इतिहास में। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ऐसे ही एवैल्यूएशन क्रॉस करती रहेगी। हमारी कुछ कंपनीज जो हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज में से हैं, और अगर $4 ट्रिलियन की वैल्यूएशन क्रॉस किया, कल ये वैल्यूएशन इंटरनेशनल मार्केट्स के आसपास पहुंच जाएगी। मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और शंघाई और टोक्यो, इनके आसपास जरूर पहुंचेगी। कई सारे वर्ल्ड के स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसे हैं जिनसे हम ज्यादा हैं डेवलप्ड वर्ल्ड के। मैं नाउरू का या नाइजीरिया का स्टॉक एक्सचेंज नहीं बोल रहा हूं। ये एक अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट पे बात करेंगे सुमित जैन साहब से। सुमित जैन साहब एक्सपर्ट हैं, 4 किताबें इन्होंने लिखी हैं, अमेजोन पे अवेलेबल हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सुमित जी, ये जो पूरा एवैल्यूएशन का गेम है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि आप इतने साल से इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। इस एवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, पहली चीज ये बताइए। देखिए रोहित भाई, बड़ा सिंपल है। मैं एक इकोनॉमिस्ट भी हूँ, मैं समझता हूँ चीज़ों को, इसलिए बहुत ही जैसे एक बच्चे को समझाते वैसे समझा सकता हूँ आपको एक लाइन में। जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं मार्केट में, मल्टीप्लाइड इट्स मार्केट वैल्यू। सपोजिंग आपने कोई शेयर खरीदा 10 रुपए का, उसकी वैल्यू आज 100 रुपया है, तो 1 शेयर इंटू 100, और उस कंपनी के पास अगर 1 लाख शेयर उसने मार्केट में दिए हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए, तो उसकी वैल्यूएशन हो गई आपकी 1 करोड़ रुपए की। तो ये हो गया, जब सारे नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में है मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ दोज शेयर्स, उसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो जो भारत की मार्केट है, वो पहली बार $4 ट्रिलियन, मतलब समझते हैं आप कितना है? लोगों को शायद समझ नहीं होगा कि 4 ट्रिलियन क्या होता है। 333 333 लाख करोड़ रुपीस, मतलब कि 333 के बाद 12 जीरो लगा दीजिए, और जो आखिरी वाला जीरो है उसके ऊपर 1 लगा दीजिए। इतने का शगुन आज मोदी जी ने भारत को दे दिया है। 333, 1 रुपए पीछे, लाख करोड़ रुपए का। एंड इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। राइट। अच्छा, अब आगे कि ये पूरा मार्केट एवैल्यूएशन से क्या इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ता है, या मतलब हम लोगों के लिए ये अचीवमेंट क्यों है? देखिए, पहली बात यह है कि जब आप एक मार्केट में इंफॉर्मेशन देते हैं कि मेरी जो इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन की है, और मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 4 ट्रिलियन की है, दैट मीन्स हमारी कंपनीज राइज कर रही हैं, परफॉर्मेंसेज राइज कर रहे हैं, यहाँ बिजनेस का एक एटमॉस्फेयर है, मार्केट मैच्योर है, इन्वेस्टर एक वेल नोन है, वेल इन्फॉर्म्ड है। और जो हमारी वैल्यूएशन है, जैसे आपने शुरू में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला कि भी हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो ये वैल्यूएशन इंक्रीज हुई है, ये बड़ी कंपनीज के कारण नहीं हुई ओनली। जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम स्केल कंपनीज हैं, जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही हैं, उसके कारण हमारी इवैल्यूएशंस इंक्रीज हो रही हैं। प्लस आप देखा होगा, नई नई कंपनीज भी जुड़ती जा रही हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। नया इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है। पहले सिर्फ आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दिखते थे, अभी जो इंडिविजुअल है, जो एक नौकरी करने वाला आदमी है, वो भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एंटर हो रहा है। 7 से 8% तो इंक्रीज है रिटेल इन्वेस्टर की, जिसके कारण ये सारी इंक्रीजेस आ रही हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी पे ऐसे पड़ता है कि जैसे हमारी इवैल्यूएशन बढ़नी शुरू हो गई, 1 लाख करोड़ की तो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ गई हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है। नाउ दिस मींस देयर इज मोर मनी इन द स्टॉक एक्सचेंज, देयर इज मोर मनी कमिंग इनटू द कंट्री, एंड दैट इज गोइंग टू ट्रिगर मोर। उससे क्या होगा कि जो आगे और कंपनीज भी राइज करना चाहती हैं, यहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहती हैं, वो बोलेगी ठीक है, वी कम टू इंडिया, हम स्टॉक एक्सचेंज से पैसा उठाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाएंगे। दैट मीन्स ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट है जहां पर हम वर्ल्ड को बोल रहे हैं, वी आर रेडी, वी आर अ स्टेबल कंट्री, स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल इकोनॉमी, स्टेबल बिजनेस एनवायरमेंट, एंड अ ह्यूज मार्केट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। किसी के पास इतनी यंग पॉपुलेशन नहीं है, कंजम्पशन करने वाली मार्केट है, सर्कुलर हमारी इकोनॉमी है। भाई, पड़ोसियों के पास सर्कुलर डेट है, हमारे पास सर्कुलर इकोनॉमी है। आपको दोनों चीजों का फर्क समझ आना चाहिए। उनका है एक पुराना लोन को पूरा करने के लिए नया लोन लेना पड़ता है,
और हमारे यहाँ पर सर्कल ही इतना ब्यूटीफुल है हमारा कि हम अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं अपने बल के ऊपर, अपने दम के ऊपर। इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें अब ये न्यूज के बाद हम पूरे दुनिया की नजरें हमारे पर होगी। क्यों? हमने अभी रिसेंटली $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को क्रॉस किया और आज हमने $4 ट्रिलियन की स्टॉक जो हमारी कैपिटलाइजेशन है उसको क्रॉस कर लिया। दैट मीन्स जितनी जीडीपी उतना मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओ भाई, चाइना की $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 10 ट्रिलियन की तो उनकी वैल्यूएशन है। दैट मीन्स 50% ऑफ द जीडीपी। वी हैव रीच्ड 100% ऑफ द जीडीपी। ये फर्क है। राइट। कुछ कमेंट्स और भी हैं हमारे पास जिस पे हम बात करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक चीज, आपने पड़ोसी देश की बात करी, तो पड़ोसी देश के लिए तो उन्हीं के कंट्री के आदमी ने बोला कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर तेजस में घूम रहा है और हमारा प्राइम मिनिस्टर भी घूम रहा है, लेकिन कटोरा लेके घूम रहा है, वो भीख मांगता घूम रहा है। ये उन्होंने बोला 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन के टारगेट, दोनों 4 ट्रिलियन पे। सबसे बड़ी चीज 4 ट्रिलियन पे। फर्क ये है 4 ट्रिलियन पूरा साल में $4 ट्रिलियन हमारा कंट्री कमाता है। हम लोग, मैं, आप, बाकी सब हम कमाते हैं। और ये वाली इवैल्यूएशन है, ये कंपनी की कॉस्ट है, कंपनी की नेटवर्थ है 4 ट्रिलियन। तो दिस इज 4 ट्रिलियन। 4 ट्रिलियन एक इस बार एक बड़ा अच्छा वो निकला है कि 4 4 है ना। अच्छा, एक चीज और कि नेबरिंग कंट्री को कुछ हमसे सीखना चाहिए। ऐसा उसके एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि यार इंडिया से सीख लो। वो सीखने को राजी नहीं है, क्यों नहीं? क्या 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 प्रॉब्लम आ रही है पड़ोसी का, जब आपने नाम लिया तो? रोहित भाई, देखिए, सीखने के लिए दिमाग चाहिए होता है। हम भी बचपन में देखे, आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर सारे बच्चे होशियार नहीं होते, कुछ नालायक भी होते हैं जिनको डंडे पड़ते रहते हैं। डंडे इसलिए पड़ते हैं, कभी कांच खींच लिया, कभी डंडे मार दिए, कि हो सकता है बंदे का पुत्र बन जाए कभी भी ये डंडे डंडे खाकर। लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि वो बच्चा पैदाइशी ही नालायक है। वही हमारे पड़ोसी मुल्क का भी हाल है। ये ऐसा नालायक बच्चा है, जितने मर्जी डंडे मार दो, कुछ भी कर लो, ये नालायक ही रहेगा, क्योंकि दिमाग ऊपर से लेके नहीं आया। जब भगवान जो है दिमाग बांट रहा था, ये सो रहे थे। तो इसलिए इनका कुछ नहीं हो सकता। ये नर्क में जाते जा रहे हैं, गर्क में जा रहे हैं, और ये वहीं पे जाएंगे। ये कभी भी राइज नहीं कर सकते। अरे भाई, टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर है उनका, पूरे दुनिया के चक्कर लगा लिए और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है 10-10 साल के। 3 महीने के लिए टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर आया है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या होगी आप समझ सकते हैं। जिसकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, वो चाइना में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, फ्रांस में, यूएसए में, यूनाइटेड नेशंस में, नाइजीरिया में, कीनिया में, सब जगह घुमाया कि मैं 3 महीने के लिए आया हूं, टेम्पररी प्रधानमंत्री हूं, और जाकर चूरन बेच रहा है कि देखिए मैंने कितने बिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए, जिसको बोलते हैं फोकी कंट्री, फोके कॉन्ट्रैक्ट। और हमारे यहाँ पर है एक्चुअल इकोनॉमी, एक्चुअल कैपिटलाइजेशन, एक्चुअल प्रधानमंत्री एंड एक्चुअल इकोनॉमी। देखिए, असली में और नकली में फर्क तो रहेगा ना। राइट, असली में और नकली में फर्क तो रहेगा। अच्छा, वैसे पता ये लग रहा है कि वहां की कंट्री की, उस कंट्री के जो इलेक्शन है वो टल सकते हैं। अब इस समय तक तो बताया जा रहा है कि वो फरवरी में होंगे, लेकिन अब वो सितंबर तक जा सकते हैं। 1 साल तक एक कंट्री में प्राइम मिनिस्टर बैठा रहे जो कभी इलेक्शन न लड़ा हो। यार, ऐसा भी आपने कभी देखा है डेमोक्रेसी में? मुझे लगता है ये पाकिस्तान की जो आर्मी है, या जो उनके बॉस बोल लीजिए, उनको भी मालूम है ये टेम्पररी कंट्री रह गई है, तो टेम्पररी प्रधानमंत्री से ही काम चला लो, क्योंकि परमानेंट ये बनने वाले हैं नहीं। हर जगह पर आग लगी हुई है। हर आदमी अपने ही इनके मुल्क के अंदर दुखी है, उनसे भाग रहा है। और आपने कई बार सुना भी होगा, पाकिस्तान से जिंदा भाग, जितनी जल्दी हो सकता है भाग। तो ये भागने का जो सिस्टम है तभी हो रहा है बिकॉज इन्होंने उस कंट्री को बनाया था पाकिस्तान, जहाँ पे हर चीज पाक है, और अब इतना नापाक हो चुकी है कि वहां पर सांस लेना उन्हीं के लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। वो भाग रहे हैं वहां से, और ये ऐसा ही चलता रहेगा। ये टेम्परेचरली बोल रहा हूँ, इट इज नॉट अ कंट्री एनी मोर, इट्स अ टेम्पररी कंट्री विच इज गोइंग नहीं टू तो बिकम टेम्पररी कंट्री विद अ टेम्पररी प्रधानमंत्री। और शायद यही चीज इनके लिए परमानेंट होने वाली है, टेम्पररी कंट्री विद अ टेम्पररी प्रधानमंत्री फॉर एवर। दैट इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू बी परमानेंट, इज अ टेम्पररी प्रधानमंत्री।
हाँ, मतलब टेम्पररी फॉर एवर, ये सही पोर और रैंक है उसकी। टेम्पररी फॉर एवर, प्राइम मिनिस्टर टेम्पररी फॉर एवर। परमानेंट होने की जरूरत ही नहीं है, टेम्पररी फॉर एवर वो चल रहा वो है। और वो कहते हैं एक इंग्लिश में कहावत होती है, द ओनली थिंग विच इज स्टेबल इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। तो वही हाल हाँ, पाकिस्तान के कांस्टेंट, अंदर है। द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट एंड स्टेबल इज टेम्पररी। टेम्पररी, द टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर फॉर एवर। हाँ, गुड। और साथ में एक चीज और कि उस प्राइम मिनिस्टर को भी बड़ी खुशी है यार, आईफिल टावर पर लंच कर रहे हो, और क्या चाहिए। हाँ, मैं तो आज तक नहीं जा पाया, वो कर रहे हैं ना, उस वो एमपी एमएलए का इलेक्शन नहीं जीत सकता था जो उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया। एक देखिए, साल प्राइम मिनिस्टर। या उनको प्लीज। इसलिए बनाया था, वो आईफल टावर में इसलिए गए थे क्योंकि उनकी जो बेगम है, उनका मन था कि मुझे आईफल टावर देखना है और उसके ऊपर लंच करना है। तो अगले 40-50 लोगों को लेके चले गए तो क्या फर्क पड़ गया, एक चार्टर्ड प्लेन जो लेके गए हैं। आप भी छोटी छोटी बातों पे ना बतंगड़ बना लेते हैं। इतना बड़ा कंट्री है, पाकिस्तान के पास इतने रिच है। 50 प्लेन है, एक ले भी गया तो क्या हुआ। वो ऐसे एक जो बोलो ना। लेके गया है उसको चलाने के लिए बाकी 49 को बंद भी करना पड़ा, क्योंकि सबका तेल इकट्ठा करके 1-1 लीटर था सबके अंदर, वो निकाल के इन्होंने एक प्लेन में डाला कि प्रधानमंत्री ने बोला भाई ले जाते हैं। बाकी सब उन्होंने हम्म, खड़े कर दिए क्योंकि दे तो तेल है नहीं ना इनके पास। देखिए, थोड़ा समझना भी चाहिए हमें। हम्म, सही। तेरी तो तेल तो पाकिस्तान के आवाम का निकल रहा है ना। यही लोग निकाल रहे हैं। तेल की टेंशन नहीं है, तेल तो बहुत है, भयंकर तेल निकला हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, नेक्स्ट, व्हेन डू यू सी इंडिया बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? कब तक आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हुए देख रहे हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं 2028, कुछ लोग बोल रहे हैं 2030, कुछ लोग बोल रहे हैं 2027। कब तक आपके हिसाब से? देखिए रोहित भाई, सबसे पहले आई थिंक 5 और 6 मंथ्स बैक आई हैड टोल्ड यू वन थिंग दैट वी आर एट द 5th पोजीशन। हम लोग 2024 में थर्ड लार्जेस्ट होंगे। बाकी सब बोल रहे हैं हम 27 में पहुंचेंगे, मैं 24 बोल रहा हूं। आज हमारा और जापान का और जर्मनी का 200 या 300 बिलियन डॉलर्स का फर्क रह गया सिर्फ। एंड फॉर अस जंपिंग फ्रॉम 4 टू 4.3 इज नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम। आपको याद होगा, अभी हमने सिर्फ 1 या 2 साल पहले यूके को क्रॉस किया था जब वो 3.2 या 3.3 पे थे। वो आज भी 3.2 और 3.3 पर ही हैं, हम 4 पर पहुंच चुके हैं। जर्मनी डिक्लाइनिंग है, जापान डिक्लाइनिंग है, हम राइज कर रहे हैं। दैट मींस उनका हमारा जो गैप है 200 या 300 बिलियन डॉलर, ओ भाई, इतना तो मुझे लगता है जो हमारी निर्मला सीतारमण है, हल्का सा भी अपने ड्रेस को झाड़ेंगी, उतने बिलियन डॉलर तो वो वैसे ही इंक्रीज करा देंगी हमारी इकोनॉमी को। क्या बात करते हैं आप। भाई 3 लाख करोड़ का तो हमने दिए, और जो उसके अंदर तेल पड़ता है और पटाखे हैं वो खरीद लिए दिवाली पर। आप 200 बिलियन को अब हिंदुस्तान के लिए क्या समझते हैं? इट इज नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम। जैसे जैसे हमारी मार्केट मैच्योर हो रही है, जैसे हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ रहा है, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहा है, यू विल सी दिस जंप कमिंग एंड हैपनिंग वेरी वेरी सून। ऊपर से दुनिया की नजरें हैं, दुनिया की कंपनीज जो बड़ी वाली हैं वो यहाँ आ रही हैं। अभी आपने सुना होगा कि टेस्ला ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने पार्ट्स इंडिया में बनाने शुरू कर दिए। ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑफ पार्ट्स होनी शुरू हो गई है। गाड़ी भी यहाँ पर बनने वाली है फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। आपको क्या लगता है कि इसके बाद ये 4 को 4.2 या 3 पे होने में कितना टाइम लग जाएगा? इट इज गोइंग टू बी फ्यू मंथ्स, मे बी 6 मंथ्स, मे बी 1 ईयर। इट इज गोइंग टू हैपन। भाई, ये आप इसी से अंदाजा लगाइए, 2021 में हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज $2 ट्रिलियन ओनली। मैं ओनली वर्ड यूज कर रहा हूं, अब तो हमें लगता है 2 ट्रिलियन बच्चों का खेल है। 2 साल में हम 2 से 4 पर पहुंच गए हैं। वी आर द 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। हमारा नंबर कहीं भी नहीं था दुनिया में, हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। और अब 5वें से चौथे पे पहुंचने के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज अब ट्रिगर्स हैं। अभी तो हमने शुरू किया है चलना, और अब जैसे जैसे कंपनीज आती जा रही हैं, जैसे और कंपनीज आईपीओ लेके आ रही हैं, मार्केट इंक्रीज कर रही है, नया इन्वेस्टर आ रहा है, दिस इज गोइंग टू हैव अ क्वांटम जंप। तो इसलिए हमारे लिए स्टॉक मार्केट को भी इंक्रीज करना बहुत आसान है अभी। द ग्राउंड हैज बीन क्रिएटेड। जो इस देश में खड्डे थे, वो गड्ढे कांग्रेस के किए हुए अब भर दिए गए हैं। रोड बन चुकी है, हमने हाईवेज देख लिए। अब उसके ऊपर गाड़ी तेजी से भगाने का टाइम है, और वही हो रहा है। इकोनॉमी हो, स्टॉक मार्केट हो, बिजनेसेस हो, ईज ऑफ बिजनेस हो, एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि लोगों को बोल रहे हैं हम लोग, कम, इंडिया इज रेडी फॉर यू।
कम, इंडिया इज रेडी फॉर यू। ये भी एक बड़ी चीज है कि जब एक कंट्री जो कि अपने आप को बड़ी मुश्किल से सस्टेन कर पा रहा था 1990s के अर्ली दौर में, वो आज सारी दुनिया उसकी ओर देख रही है कि ये हमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा सस्टेन करने में। ये एक बड़ा रेडिकल चेंज है, और ये रेडिकल चेंज अपने आप नहीं आया, ये हम लोगों ने मेहनत की तब आया। वी वर्कड इंसेसेंटली, वी वर्कड हार्ड, वी वर्कड 24 आवर्स, तब आया है ये। सिर्फ अकेले हमने नहीं किए, सबने किए। इसमें ब्यूरोक्रेसी की भी उसमें रोल था, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल था, उसमें अपना बिजनेस करने वालों का भी रोल था। सबने एक एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ा, इसमें कोई शक नहीं। अगर कंपेयर करें चाइना से, तो चाइना का जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं इस समय, चाइनीज इकोनॉमी कैसे बिहेव कर रही है, देन आई विल कम टू वन मोर टॉपिक अभी क्विकली, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि चाइनीज इकोनॉमी अभी भी रिकवरी का कोई साइंस नहीं दिखा रही। क्या ये सच है कि कोई साइंस नहीं दिखा रही, और क्या और फर्दर डाउनफॉल दिखेगा चाइना में हमें? रोज भाई, पहले हम बात करते हैं भारत की। जैसे आपने बोला कि भाई हमारी इकोनॉमी 90s में बड़ी डामाडोल थी। इवन इन 2014 जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी, तब भी हम फ्रेजाइल 5 में थे। फ्रेजाइल 5 का मतलब है जिस पोजीशन पर पाकिस्तान आज की डेट में है, कभी भी दिवालिया निकल सकता है, कंपनी कोलैप्स कर सकती है, कंट्री कोलैप्स कर सकती है। वही हाल भारत की इकोनॉमी का था। हमारी स्टॉक मार्केट बटा बैठा हुआ था, हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर तबाह हो चुके थे, एनपीए का रेट बहुत हाई था, बिजनेसेस डाउन थे, कुछ भी चल नहीं रहा था। मायूसी इतनी थी कि हमारे जैसे लोग देश छोड़कर बाहर भाग रहे थे। ये हालत थी कि हमें लगता था इस कंट्री का कुछ नहीं हो सकता। 10 साल में ऐसा टर्न अराउंड ये तो दुनिया में कभी हुआ ही नहीं है, और ये मोदी जी ने करके दिखाया। इसलिए हम उनके प्यार भी करते हैं, उनके साथ उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं कि भारत के लिए वो छवि बनाई है कि आज हम गर्व से बोलते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। पहले तो हम अपने पासपोर्ट को छुपाते थे, आज दिखाते हैं वी आर फ्रॉम इंडिया, और हमारी रिस्पेक्ट भी है। Yes. एज फार एज चाइना इज कंसर्न, भारत की बात करने के बाद हम चाइना पे आते हैं। आज हम गर्व से बोल रहे हैं कि भाई 2 ट्रिलियन 2 साल पहले, आज हम 4 पर हैं। चाइना नीचे जाता जा रहा है। इनकी जो स्टॉक मार्केट है वो 10.9 या 11 के ऊपर थी, 10.6 पे आ गई है। दैट मींस दे आर गोइंग डाउन बाय 300-400 बिलियन डॉलर्स एक एक महीने में ही नीचे आ रहे हैं, और इतनी स्पीड पर हम ऊपर जा रहे हैं। सो दैट इज अ डिफरेंस एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। इकोनॉमी में अभी भी बहुत प्रेशर है, कंपनीज डूबती जा रही हैं, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, यहाँ पर कोई शक नहीं है। बट दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग न्यू इंडस्ट्रीज। इनका भी अब मन नहीं है कि पुरानी इंडस्ट्रीज को कैरी ऑन किया जाए। जैसे ये पहले काम करते थे कि दुनिया की, हम कहते थे द वर्ल्ड्स फैक्ट्री इज चाइना। चाइना का कोई अब इंटरेस्ट नहीं है कि हम वर्ल्ड की फैक्ट्री बनाएं। नाउ दे वांट टू compete ऑन टेक्नोलॉजी। आज जैसे हम जानते हैं कि एप्पल है। मैंने कल भी एक शो किया था, उसमें मैंने बताया कि yesterday आई वाज इन हुआवे's फैक्ट्री। हुआवे ने जो नया इन्होंने मेट 60 फोन निकाला है, रोहित भाई, उसकी जो स्क्रीन है इट इज सो टफ कि आप बादाम या अखरोट रख के स्क्रीन के साथ तोड़ेंगे तो अखरोट टूट जाएगा, लेकिन आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर स्क्रैच तक नहीं आएगा। उसके ऊपर से आप गाड़ी निकाल दीजिए। नाउ दे आर गोइंग इनटू दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज जो कि गेम चेंजर है। और आईफोन क्या बोलता है आपको? आईफोन 15 का सेलिंग पॉइंट क्या था कि जी उसके अंदर सी पॉइंट, जो सी पोर्ट होता है, हमने वो दिया है। आप सोच के देखिए दोनों में फर्क कितना है। सो दे आर नाउ गोइंग इनटू टेक्नोलॉजी, दे आर गोइंग इनटू रोबोटिक्स। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था एक बार कि जब यहाँ पर इन्होंने रोबोटिक्स का एक एग्जीबिशन लगा था। हर चीज में आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में जो वेटर है वो रोबोट है, आपको जो खाना बना रहा है अंदर कुक है वो रोबोट है, आपको घरों के अंदर रोबोट दिखते हैं। तो इन्होंने हर चीज को टेक्नोलॉजी बेस कर दिया और ऑटोमाइजेशन में आ गए हैं। सो दे आर गोइंग टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इनका अब चम्मच बाल्टियां बनाने का मन नहीं है, और भारत ने भी बोल दिया इनको, हमें अपने बाल्टियां चम्मच मत भेजना, हमारे पास चमचों की कोई कमी नहीं है। हाँ, चमचे तो हमारे पास बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं। ये बात तो मैं भी आपकी मानूंगा कि चमचों की कोई कमी नहीं हमारे पास। ये क्या कमाल का फल बाय रिलायंस बॉस, किसी भी कंपनी की प्रोपोगंडा के लिए ये चैनल तो नहीं है। थैंक्स अ लॉट। कमाल का फल, कर्मों का फल। अगर आप ऐसे ही कुछ करेंगे तो मुझे आपको रोकना पड़ेगा, प्लीज ऐसा काम ना करें। और एक और जनाब कोई द गॉड, ये पहले बोल रहे थे जय गॉड से, बस फादर ऑफ द नेशन की इज्जत करना आपका भी काम है, मेरा भी काम है, ठीक है। किसी मर्डरर को आप, मैं बोलता हूं कि उन्होंने मर्डर किया था, गलत था।
अगर ऐसी चीजें होंगी मैं आपको भी ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है ना। गॉडसे की तारीफ यहाँ नहीं करनी है, आपने जहां करनी है वहां जाके कीजिएगा। मैं कोई जनसंघी नहीं हूं, मैं कोई कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन फादर ऑफ द नेशन जो है उनकी इज्जत करना आपका काम है, राइट। ओ, थैंक्स अ लॉट कर्मों का फल, आपने बोला जय श्री राम, और सॉरी आगे से बिल्कुल ना करें। मैं अब आ रहा हूं एक और चीज पे, एक वीडियो दिखाऊंगा, जेनिन का है, इजराइल के एक शहर का, वहां पे क्या हो रहा है उसे देख करके आपको इंडिया का एक नेता याद आ जाएगा। ये बुलडोजर था, चल रहा था जेनिन की सड़कों में। ये जेनिन, जेरिको, ये सब वर्ल्ड के सबसे पुराने शहरों में से हैं। जेरिको तो सबसे पुराना शहर है ही है, इसमें कोई शक नहीं। जेनिन सबसे पुराने शहरों में से, यहां पर हमास वाले घुसे हुए थे, तो बुलडोजर से रास्ते साफ किए जा रहे हैं। ये खबरें अभी सामने आ रही हैं। क्या योगी के रास्ते पे चलने लगा इजराइल, नेतन्याहू का इजराइल? जैन साहब, रोहित भाई, आपने जो बुलडोजर देखा है, आपने देखा होगा उसका रंग भी भगवा था, तो आप उसी से समझ सकते हैं कि सही या कि ये जो भगवे वाला बुलडोजर है, ये योगी जी ने ही भेजा है कि तुमसे ना हो पाएगा, मैं भेजता हूँ। तो उसके बाद ही वहां पर सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होनी शुरू हुई है, जब ये बुलडोजर चलना शुरू हुआ है। तो आपने देखा होगा जैसे ही वहां पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ है, हमास ने भी बोल दिया कि भैया आप युद्ध रोक दीजिए, मैं आपके बंदों को छोड़ दूंगा, और युद्ध रुका हुआ है आज की डेट में। दैट मीन्स योगी जी का जो बुलडोजर है वो इजराइल में भी चलना शुरू हो गया है, काम दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे यूपी में हमने देखा है रिजल्ट्स, वैसे इजराइल में भी रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। दैट मीन्स हल एक ही है, योगी बाबा का बुलडोजर, और ये अब पूरी दुनिया में ऐसे ही चलेगा। आप देखते जाइए, नीदरलैंड्स में जैसे अभी अभी उनके प्रधानमंत्री ने बोला है बुलडोजर मैं चलाऊंगा सारे जिहादियों के ऊपर, इजराइल में चलना शुरू हो गया, यूपी में चल रहा है। यही सॉल्यूशन है और इसी से पूरी दुनिया में शांति आ सकती है। राइट। रोहित सिंह ये बोल रहे हैं कि आप खाटू श्याम जी नेक्स्ट कब जाएंगे, मैं भी अब रेगुलर एवरी मंथ जाने लगा हूं। वेरी गुड, जब जाएंगे मैं जरूर बताऊंगा आपको। एक चीज ये कि ये जो बुलडोजर है बाबा योगी का, ये सिर्फ मुसलमानों पे नहीं चलता, ये क्रिमिनल्स पे यस, चलता है, मैं ये पहले बोला सब उन पे क्रिमिनल्स के ऊपर चलता है। लोग हम्म, इसे कम्युनल का रंग देने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुलडोजर हर उस क्रिमिनल पे चलता है, और जो पहली गोली चली थी वो विकास दुबे पे चली थी। वो हम्म, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता था, उग्रवादी था, उठा दिया गया। इट डजेंट मैटर हु इज इन फ्रंट, जो भी देश के खिलाफ काम करेगा, किसी भी धर्म के खिलाफ काम करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, उसका हशर वही होगा जो योगी बुलडोजर कर रहे हैं, और यही होना भी चाहिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रीज गवर्नमेंट। अगर कहीं गुंडागर्दी है, लॉलेसनेस है, तो उसको सख्ती से ही निपटा जा सकता है, एंड द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस। तो अगर लोग बोलते हैं कि भाई आपने बुलडोजर कैसे चला दिया, भाई उनका काम है ये सख्ती से निपटना, ताकि दोबारा से कोई ऐसी हरकत ना करे, और वही चीज हो रही है। तभी 5-6 सालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन आप यूपी में देखते हैं, आप कभी इमेजिन कर सकते हैं? रोहित भाई, आप तो खुद यूपी में रहते हैं, और या उसके आसपास के एरियाज में रहते हैं, आपने कभी इमेजिन किया था कि यूपी ऐसी हो जाएगी कि सड़कों के आपके ऊपर आपको पुलिस दिखती ही नहीं है, वो आराम से अपने कोतवाली में बैठी है, और जो गुंडे हैं गले में पटे डालकर ऊपर लिखा होता है मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, प्लीज मुझे गोली मत मारना। दैट मीन्स पुलिस को अब गुंडों के पास जाने की जरूरत नहीं है, गुंडा खुद आकर सरेंडर कर रहा है। आपने कभी इमेजिन किया था? और जो इसी वहां पर बोलते हैं उत्पात मचाते थे, जो सड़कों पे उत्पात मचाते थे, वो सीधे जाते हैं, ओके, पकड़े जाते हैं और थाने में जाते हैं सीधे चल के, और वापस आते हैं तो परमानेंटली टेढ़े होके आते हैं, भी उनकी अगली पुश्तें भी टेढ़ी निकलेंगी। ये कभी सोचा था आपने कि यूपी में ये काम हो सकता है?
राम राज्य इसे ही बोलते हैं, राम राज्य। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना बड़ा फेमस हुआ था और वो बड़े अच्छे सिंगर हैं, मैं उनकी बड़ी तारीफ करता हूँ। और उन्होंने बोला था, लेकिन मैं ऐसा कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये जरूर है कि राम राज्य तो जरूर है, ये अगर आ रहे हैं अपने आप, और ये भी पर बेखौफ होके लोग घूम रहे हैं अगर सड़कों पे। इसी यूपी की हालत हमने ये देखी थी कि रात में 10 बजे के बाद लड़की बाहर नहीं निकल सकती थी, इसी यूपी की। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से 15 साल पहले यही हालत थी, 10 साल पहले, यानी 10 मायावती जी के 10 टाइम पे। years also, हाँ, 10 years 10 also. इयर्स। और आते ही जो ठीक किया है, जो ठीक किया है योगी बाबा ने, मैं उनकी ये बात तो मानता हूं, मैं चाहे उनके 10 चीजों से इत्तेफाक ना रखूं, इससे जरूर रखता हूं। डेली, लगभग डेली चेन स्नैचिंग, लगभग डेली मोबाइल स्नैचिंग गाजियाबाद में, लगभग एक दिन में कम से कम मेरे सामने मोबाइल खींचे, मेरे सामने मोबाइल खींचे गए, चेन स्नैचिंग। और कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पे तो ये आलम थे कि अगर मोबाइल छीना है, वो चेन स्नैच की गई है। ये स्पेसिफिक केस जो है वैशाली गाजियाबाद का है, जो मैं बता रहा हूँ। चेन खींची, चेन निकली नकली, तो अगले दिन वो चेन स्नैचर वापस आया, आके दे गया नकली चेन मत पहना करो। इतनी हिम्मत मैंने पहली बार देखी थी कि यार वो टेस्ट करा के वापस लाया, उसको ये डर नहीं था कि कोई पकड़ लेगा। हाँ. भाई साहब, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, और ये एग्जैक्टली ये हुआ। ठीक है, तो ये चीजें होती रहती है। ठीक है, फाइनल फाइनल क्या था, 26 मिनट्स डाउन द लाइन, फाइनल आपके साथ। अब हम देख रहे हैं कि चाइना और इंडिया का कंपटीशन होगा। रोहित भाई, मैंने कल या परसों एक शो किया था, देवर सेइंग कि ये हम्म, इंडिया और चाइना का प्रॉब्लम क्या है। तो मैं बोलता हूँ कि हम्म, हमारा कोई मिलिट्री प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, बॉर्डर के ऊपर हम्म, शांति है, उनका अपना एरिया में खड़े हैं, हम अपने एरिया में खड़े हैं। कोई भी कंट्री अपने अपने एरिया में खड़ी होती है, कोई भी गर्मी सर्दी नहीं है। टॉक्स हो रही हम्म। हैं, बैक चैनल्स खुले हुए हैं, हॉटलाइंस ऑन हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, ये स्यापा क्या है चाइना इंडिया का? प्रॉब्लम है टेकिंग द स्पेस। जो पूरे वर्ल्ड के अंदर अमेरिका की डोमिनेंस कम होती जा रही है, उस स्पेस को भरने के लिए चाइना भी लगा हुआ है, इंडिया भी लगा हुआ है। अब आप देखिए मिडिल ईस्ट में BRI, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, दे आर ट्राइंग कि भी वहां पर ये एक्सटेंड किया जाए। भारत ने अपना शुरू कर दिया, अपना जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अफ्रीका के अंदर चाइना घुसा, हम भी घुसे हुए हैं। लैटिन अमेरिका में चाइना घुसा हुआ है, भारत भी घुस रहा है। आप देखेंगे कि ये जो डोमिनेंस है अमेरिका की, जैसे जैसे कम होती जा रही है, जो वो स्पेस छोड़ता जा रहा है, वो चाइना और इंडिया भरने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना की कोशिश है कि सारी स्पेस उसे मिल जाए, अकेले उसको। भारत बोलता है आप भी लीजिए, हम भी लेते हैं, लेकिन चाइना को वो चीज बर्दाश्त नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सो ये जो प्रॉब्लम है, ये टेम्पररी है। चाइना ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया है कि दुनिया बहुत बड़ी है, 2 प्लेयर्स के लिए, 3 प्लेयर्स के लिए जगह है, आप भी अपनी स्पेस लीजिए, हम भी लेते हैं, हमें लड़ाई करने की जरूरत क्या है, ये चाइना बोल रहा है। भारत ने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है। दैट मीन्स वी आर ऑल्सो थोड़ा सा कॉन्शियसली वॉच कर रहे हैं कि चाइना की हरकतें क्या हैं। सो मुझे लगता है ऐसा कि आगे चलकर हमारा जो ट्रेड है अभी बढ़ रहा है चाइना के साथ, ये कम होना शुरू होगा। हमारा जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम होगी। एक एक करके हमारे यहाँ पे बिजनेसेस लगने शुरू हो गए हैं। हमने ऑलरेडी कई चीजों को बनाना शुरू कर दिया, कई चीजें हम रॉ मटेरियल्स अभी भी चाइना से खरीद रहे हैं। इसको 3 या 4 साल लगेंगे, उसके बाद आप एक शार्प डिक्लाइन देखेंगे ट्रेड विद चाइना। वी विल बी सेल्फ रिलायंट, जो मोदी जी बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर, हम वो हो जाएंगे अगले 3 या 4 साल में। और एक कंट्री की एक जो हिस्ट्री है या फ्यूचर है, उसमें 3 4 साल मायने नहीं रखते। भाई मोदी जी को आए आज 9 साढ़े 9 साल हो गए, हमें पता भी लगा नहीं है। राहुल गांधी की फैमिली को राज किए हुए 9.5 साल हो गए हैं। दे केम ऑलमोस्ट 20 years बैक। ऐसे लगता कल की बात हो, जब मनमोहन सिंह ने रिमोट कंट्रोल की सरकार में प्रधानमंत्री बनने के लिए मंजूरी दी थी। इट हैज हैपेंड 20 years बैक। कैन यू इवन इमेजिन? सो एक कंट्री के लिए 3 4 साल को ज्यादा नहीं होते। गिव दिस कंट्री द चांस टू राइज एंड गिव द टफ कॉम्पिटिशन टू चाइना। बिल्कुल सही, वी आर गिविंग टफ रोहित भाई, कॉम्पिटिशन टू चाइना, साथ में या
आई वांट टू ऐड वन थिंग टू यू। आपने पहले एक बार बोला था कि भाई जो भारत की इकोनॉमी है उसको राइज हम सब ने इकट्ठे मिलकर किया है through your channel, because I know very learned people listen to your channel. I want to say and I want to appeal also. आज अगर चाइना राइज कर रहा है उसका रीजन है लोकल लोग। चाइना ने एक बार अपील किया कि भाई आप कैश यूज नहीं कीजिए, आप अपना जो पेटीएम है, जैसे हमारे भारत में पेटीएम है, यहां पर वीचैट चलता है, अली पे चलता है, आप ऑनलाइन पेमेंट ही करिए। उससे इनकी जो जीडीपी है वो 14 से 17 ट्रिलियन डॉलर पर एक झटके में इंक्रीज होगी, ओनली बिकॉज कैश की ट्रांजैक्शन ही बंद कर दी। यहां पर टैक्सी वाला को अलाउड ही नहीं है कैश लेना, उसको ऑनलाइन पेमेंट ही लेनी पड़ती है। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं इट बिकम्स पार्ट ऑफ द जीडीपी। अगर आप भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, आप अपने ऑनलाइन पेमेंट्स का यूज कीजिए। इमीडिएटली अवर इकोनॉमी विल इंक्रीज टू वॉट एवर लेवल्स यू वांट टू। चाइना हैज डन दैट, हम भी कर सकते हैं। और आज अगर हमारी इकोनॉमी राइज कर रही है उसका रीजन ये नहीं है कि बिजनेसेस बहुत ज्यादा राइज कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो बिकॉज हमने जैसे जैसे हमने ऑनलाइन पेमेंट्स को करना शुरू किया है। भाई 10 रुपए का भी अगर आपने गोलगप्पे या पानी पूरी खाया है और उसको आप पेटीएम से पेमेंट करते हैं, इट इज पार्ट ऑफ द जीडीपी। लेकिन जब आप 10 रुपए उसको कैश देते हैं वो जीडीपी से बाहर निकल जाता है। दैट इज वाई अवर नंबर्स आर लो। तो आप जितना ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे, पेटीएम्स को यूज करेंगे, उतना ज्यादा जल्दी से हमारी इकोनॉमी राइज करेगी। राइट मैं सारे व्यूअर्स से 475 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट, मैं सबको बोलना चाहूंगा लाइक जरूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें और इसे शेयर जरूर करें भाइयों, प्लीज शेयर करें। मैं मजबूर हो गया हूं आपसे एक क्वेश्चन और पूछने के लिए। ये जो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बोल रहे हैं, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कितना बड़ा रोल अदा करती हैं एक इकोनॉमी को उठाने में? रोज भाई, आज आपने देखा होगा कि जो सड़क के ऊपर जो जिसको हम एक पंजाबी में वर्ड यूज करते हैं, फड़ी लगा के बैठा हुआ है, एक चादर सी बिछाकर वो सब्जी बेच रहा है। जब आप उसको कैश देते हैं वो इकोनॉमी से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसको हम बोलते हैं ब्लैक मार्केट या 2 नंबर की मार्केट। लेकिन जब उसको आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, अपना पेटीएम है, जो भी आप गूगल पे को भी जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में, इनको यूज करते हैं, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज आपने उसको बैंकिंग से जोड़ा हुआ है। इसलिए मोदी जी ने जो रूट्स है कंट्री के उसको ठीक करने के लिए आपने पहले 55 करोड़ खाते खोले हैं कंट्री में, सबको बैंकिंग से जोड़ा गया। क्यों? उसके बाद करने के बाद आपने अपना जो मोबाइल का डाटा है उसकी कॉस्ट को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया? ब्यूटीफुली आपने यूपीआई को लॉन्च कर दिया, विच इज द सेफेस्ट एंड द फास्टेस्ट मनी ट्रांसफर इन द वर्ल्ड। और पाकिस्तानी आए थे यहाँ पर भारत में, आंखें फटी की फटी रह गई जब 1 सेकंड में उसका पेमेंट उसने कर दी सड़क के ऊपर खड़े होकर। एंड वो वीडियो बना रहा था वहां पर, जो उनके पत्रकार आए थे कि यार इतनी तेज पेमेंट भी हो सकती है। तो ये चीज है जहां पर हम अपनी इकोनॉमी को राइज करा सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और मोदी जी की स्टेटमेंट है, जो युद्ध है वो बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता। ये जो चीजें हैं जब आप यूपीआई यूज करते हैं ये भी पार्ट ऑफ द युद्ध है। आपने वीजा मास्टर कार्ड को उठा के बाहर फेंक दिया, आप रुपए यूज करते हैं, आप यूपीआई यूज करते हैं। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। भी हमने अपनी इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट किया है इसको राइज कराने के लिए। और जैसे जैसे हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं इकोनॉमी के, आपने देखा होगा कि हमारी जो रिस्पेक्ट है दुनिया में वो भी बढ़ती जा रही है। भाई दुनिया ने गिव अप कर दिया था द इंडियन स्टोरी, और लेकिन मोदी जी ने रिवाइव कर दिया कि इंडियन स्टोरी की हमें जरूरत नहीं है, हम भारत की स्टोरी लिखेंगे दोबारा से। तो इसलिए इंडियन स्टोरी इज डेड, दिस इज भारत स्टोरी। और भारत की स्टोरी हम भारतीय, इस देश के जो नागरिक हैं, ये लिख सकते हैं अगर हम मोदी जी की एक बात समझ लें कि भैया और बहनों अपनी ट्रांजैक्शन कैश पे करनी बंद कर दीजिए। इसलिए डीमोनेटाइजेशन 3 बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है, 3 बार सॉरी, सबसे पहले 3 बार हुआ है। सबसे पहले किया था कांग्रेस ने, दूसरी बार किया था मोदी जी ने 500 और 1000। कांग्रेस ने किया था 25 पैसे डिमोनेटाइज किए गए थे, तभी मोदी जी ने कहा था आपने अपने टाइम पर अपनी वैल्यू के हिसाब से आपने डिमोनेटाइजेशन किया, आपकी वैल्यू 25 पैसे की थी चौनी की, मैंने अपने हिसाब से कर दिया 500 1000, फर्क क्या है? आपने कौन सा किसी को पूछ के किया था जो चौनी आपने बंद की थी? तो और अब
2000 के नोट हमने बंद कर दिए। दैट मीन्स 3 बार हमारे यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। क्यों हुआ है? सिर्फ इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगे यार कैश रखने का फायदा नहीं है, पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 500 का नोट भी खत्म होने वाला है, ताकि कैश को लेके जाना आना मुश्किल होता जाए। भैया कितनी गड्डियां उठा के लेके जाओगे? तो इसलिए जितना आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे उतना आपके लिए भी फायदा है, सेफ भी है, एंड इकोनॉमी भी राइज करेगी। जितनी इकोनॉमी हमारी राइज करेगी उतनी आपको रिस्पेक्ट दुनिया में मिलती है। आज अमेरिका की रिस्पेक्ट क्यों करते हैं सारी दुनिया? क्योंकि उसकी इकोनॉमी बड़ी है, स्ट्रांग है। आप भी कर लीजिए, आपके हाथ में है। राइट। एक एक जब हुआ था अभी कुछ दिन पहले, एक वो नो व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं ना, वो आया था कि एक आदमी बोल रहा था कि भाई मैं तो अपना इससे डिजिटल पेमेंट से टीवी खरीद के लाया हूँ। तो दूसरे ने बोला भाई मैं डिजिटल पेमेंट से सब्जी खरीद के लाया हूँ। तो तीसरा भाई बोला अरे मैं अभी सुलभ शौचालय में 2 रुपए दे के आया हूँ डिजिटल पेमेंट से ही। ये भी है, 2 रुपए तक यूज कर सकते हैं आप किसी भी चीज के लिए। अच्छा सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? आप इसमें 20 पैसा 30 पैसे का पेमेंट भी कर सकते हो, और करते हो, यस, बेसिकली करते हैं हम, यस, पेमेंट यस, होता यस। है। तो ये एक बड़ी चीज है कि पैसा फिर से चलना शुरू हो गया, बड़ी चीज। थैंक्स अ लॉट सुमित जी फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। 515 पीपल लाइक दिस। इस शो को जरूर जरूर शेयर करें और लाइक जरूर करें, और साथ में अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं सुमित जी से बात करूं तो प्लीज टॉपिक जरूर कमेंट पे लिखें। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।